होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। माय फ्रेंड्स, मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का इस इम्पल्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि इन दिस सीरीज वी आर कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इन ग्रेट डिटेल with lot of images, lot of animations and high level of interaction, है कि नहीं? सो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और वो हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? आइए गाइस, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो पहले डील करेंगे हम अबाउट एयर पॉल्यूशन, देन वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। और मजे की बात है कि इस टॉपिक में मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, अपडेट, करंट अपडेट्स भी ऐड करूंगा। दैट मीन्स बेसिक पार्ट, स्टैटिक पार्ट, डायनेमिक पार्ट, सारे पार्ट्स इसमें ऐड होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजीत तिवारी, having experience more than 15 years, and guys, I have mentored more than 10 lakh students including both online and offline. अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, so you can follow me on unacademy.com/@ajitlive. Telegram channel is t.me/ajitlive. अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। फाइन माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो ऑलवेज आपके पास दो विकल्प है। एक, गलतियों को करें और फिर उससे सीखें। दूसरा, कि अगर आपके जो मेंटर्स, आपके जो एजुकेटर्स, आपके जो टॉप टीचर्स बता रहे हैं, आप उसको फॉलो करें। फाइन। सो फॉर योर वन स्टॉप सॉल्यूशन, गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। मेंस का एग्जाम हुआ, आपने देखा कि कैसे आपके एग्जाम में, चाहे वो जीएस पेपर्स हों, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल्स हों, हाउ क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फ्रॉम माय क्लास नोट्स ऑफ द प्लस कोर्सेज। एंड गाइस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो फ्री स्पेशल क्लासेस से भी आए हैं और एमसीक्यू सीरीज से भी आए हैं, आपने देखा। प्लस पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और अनलिमिटेड एसेस। आप एक वीडियो को बार बार देख सकते हो। क्या आपने लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया है? गाइस, अगर आपने लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया है तो नंबर ऑफ फ्री क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। उन सारी क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो आप वाइल अप्लाइंग कोड अजीत लाइव। चाहे वो आपकी अनअकैडमी की प्लस की सब्सक्रिप्शन हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो, कॉम्बैट सीरीज हो, फ्री स्पेशल क्लासेस हो, इन ऑल केसेस आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। चाहे हिंदी मीडियम के हैं आप, इंग्लिश मीडियम के हैं आप, गाइस आप देख रहे हो पिछले कुछ वर्षों में हिंदी माध्यम के बच्चों के ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आ रहे। उसका मुख्य कारण है कि अच्छे सोर्सों का ऑप्शनल में ज्योग्राफी में न होना। और कुछ एक दो सोर्सेस हैं, अगर सब लोग वहीं से आंसर लिखेंगे तो आप मुझे खुद बताएं मार्क्स कैसे आएंगे। तो अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो भी मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल है, पीपीटीज अंग्रेजी में है, आप पूरे क्लास को समझ सकते हो। ठीक? क्या करें, ऑप्शनल के लिए भी आप कोई भी ऑप्शनल के लिए अनअकैडमी के किसी कोर्स के लिए आप कोड यूज कर सकते हो। 15 दिसंबर को मैंने एक सेशन लिया था अबाउट स्ट्रेटजी, रिसोर्सेज एंड PYQs ऑफ ज्योग्राफी। माय फ्रेंड्स, अगर आपने कोड अजीत लाइव यूज किया है तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ 100+ टॉप एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल है। क्लियर? यानी मैं आपको बताऊंगा
कि 15K प्लस जो कोर्सेज अवेलेबल है यूपीएससी सीएससी के लिए, उसमें आप कैसे प्रोसीड करोगे, पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं और फिर कैसे आगे मूव करना है। माय डियर फ्रेंड्स, वेदर यू आर गोइंग फॉर 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ, इन ऑल केस नो कॉस्ट ईएमआई इज अवेलेबल। आप फैमिली में, फ्रेंड्स के, किसी के कार्ड के थ्रू आप नो कॉस्ट ईएमआई के लिए जा सकते हो। रेफरल कोड अप्लाई अजीत लाइव, क्लिक हियर प्रोसीड टू पे, और इस तरह आप डिस्काउंट आपको मिलता है, चाहे वो आइकॉनिक हो जिसमें आपको मिलती है पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर, स्टडी प्लानर और प्रॉपर फीडबैक। ठीक, सो सेम इज द केस विद द ऑप्शनल, आपको यहां भी मिलता है डिस्काउंट। सो यू कैन गो फॉर 1 ईयर, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर डिस्काउंट 24,750 इज द फी। माय फ्रेंड्स, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल में 100 प्लस बुक्स को कंपाइल कर दिया है। वेरी ऑसम फॉर यू गाइज। ओके गाइज, बिल्कुल फ्री अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है 7 फेब से। इसे एनरोल कर लें आप। इन ऑर्डर टू अनलॉक एनरोल, आप कोड इस्तेमाल करें। आपसे अगर वो कोड मांगता है तो यू आर हैविंग अ कोड अजीत लाइव, गो फॉर दैट। ठीक, जिसमें आपको रैंक 1 to 3 को मिलता है 3 मंथ्स जीएस का सब्सक्रिप्शन फ्री, और रैंक 4 to 150 को अमेजन वाउचर। गाइस, जस्ट हमने एक बैच कोर्स लॉन्च किया है। 1 फेब से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी, 1 मार्च से फिजिकल ज्योग्राफी, अप्रैल अल्टीमेट कंसेप्ट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ऑल दिस कोर्सेज आपके प्रीलिम्स में 35% क्वेश्चंस ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इनके स्कीम्स इनके यहीं से आते हैं। जब से फॉरेस्ट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के साथ दोनों का प्रीलिम्स कंबाइन हुआ है, यू नो दैट। सो मेरे प्यारे दोस्तों, वी आर हैविंग कॉम्बो ऑफर। अगर आप जीएस और ऑप्शनल साथ लेते हो तो कॉम्बो ऑफर में आपके पास एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। इन ऑल कोर्सेज सेम कोड अजीत लाइव विल बी वैलिड। यहां पर लिखेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे। ठीक, तो ये गाइस मैंने आपको बता दी। नाउ गाइस, गेट रेडी फॉर योर ऑसम सेशन। सो हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, सब केस में अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपके पास एक सुनहरा मौका है अपने आप स्कोर को बढ़ाने का। गाइस, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे मेरा ऑसम OSS सीरीज चल रहा है, वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज फॉर ज्योग्राफी। ठीक गाइस, आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिले। आप अपनी वीकनेस को, अपने नेगेटिव स्ट्रेस को, अपनी अनप्लान्ड प्रिपरेशन को किनसे बताएं, किनसे बात करें, कौन आपको गाइड करेगा। सो जितने लोगों ने मेरा कोड यूज किया है माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज आई विल मेंटर यू। जैसे आपका सब्सक्रिप्शन हो जाता है, आफ्टर योर सब्सक्रिप्शन आप मुझे व्हाट्सअप करें, देन आई विल गाइड यू इंस्टेंटली हाउ टू प्रोसीड। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे टेलीग्राम चैनल से t.me/अजीत लाइव से निकाल सकते हो, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडी से निकाल सकते हो गाइज। सो ऑलवेज इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो आपको मैंने बता दिया मेरे प्यारे दोस्तों, टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके साथ ऐसा प्लान किया है कि लेट्स लर्न, लेट्स इंटरेक्ट, लेट्स रिवाइज और लेट्स मेमोराइज, ये सारे सेक्शंस आपके साथ साथ होंगे। हम पूरे टॉपिक को आज याद करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू डील बोथ स्टैटिक पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट, प्लस माय डियर फ्रेंड्स लास्ट 2 years का करंट अफेयर्स, पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स भी हम करने वाले हैं।
सब कुछ एक साथ। दैट मीन्स आपने पेपर देखा कि पिछले 2 वर्ष से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो वो हम बहुत अच्छे से गाइस करने वाले हैं। क्लियर? किसकी बात हो रही है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात हो रही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो गाइस? लेट मी नो यस एंड नो। तो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हम डील करने वाले हैं। टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे यूपी पीसीएस दो, बिहार पीसीएस दो, झारखंड पीसीएस दो, सीडीएस दो, सीएपीएफ दो, ईपीएफओ दो, हर जगह लोग पॉल्यूशन से परेशान हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, पहले मैंने प्लान किया है कि पहले मैं आपके साथ एयर पोल्यूशन के बारीकियों को डील करूंगा। क्या गाइस कभी आपने पोल्यूशन अच्छे से पढ़ा है? यस और नो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। क्या आपने कभी पोल्यूशन अच्छे से पढ़ा है? यस और नो, लेट मी नो। आपके पास विकल्प है यस और नो, लेट मी नो। बात एयर पोल्यूशन की हो रही है। माय फ्रेंड्स, पहले में हम डील करेंगे कि पोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका बेसिक्स क्या है। फिर मैं डील करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एयर पोल्यूशन। व्हाट आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, इसकी चर्चा करेंगे। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इस पे बात करेंगे। स्मॉग, इंडोर पोल्यूशन, रूल ऑफ आईसीएमआर, फ्लाई ऐश न्यूट्रिशन पॉलिसी, NAQI, एयर पोल्यूशन इन इंडिया, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ई वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, थर्मल पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, बायो रेमिडिएशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और हेल्थ, एसिड रेन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अपडेट्स ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। गाइस, अगर आपको और जानना है तो करंट अपडेट्स में आर्सेनिक कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर, वाटर कंजर्वेशन, आपने देखा इस बार के मेन एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट था। जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन, प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया एंड रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन वाटर मैनेजमेंट, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0, अटल भूजल योजना। ठीक, और इसके साथ आगे बढ़ेंगे गाइस। नंबर ऑफ लॉट ऑफ टॉपिक्स, सारा लिखना यहां पॉसिबल नहीं है, सो नंबर ऑफ मिसलेनियस टॉपिक्स हम करने वाले हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक, आइए गाइस, गिव मी अ झमाझम थम्स अप and let me know you guys are ready for the awesome session. अगर वर्ड पोल्यूशन की बात करें, the word pollution is derived from Latin word pollure, which means to soil or define. अगर मैं गाइस फैक्टर की बात करूं, मैंने आपसे बताया था कि any force, condition, substance that affect individual in any way, उसे आप फैक्टर बोलते हो। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स लोअरिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी। जैसे इकोसिस्टम का स्पेशियल डायमेंशन वेरिएबल है। ठीक, स्मॉल ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग फ्यू बैक्टीरिया अप टू द होल अर्थ, बिल्कुल वैसे आप लोअरिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी को लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, आप किसी भी स्पेशियल डायमेंशन पे देख सकते हो। नेचुरल एक्टिविटी, मैन मेड और मानव द्वारा जनित एंथ्रोपोजेनिक, आप उस पे भी देख सकते हो। क्वेश्चन इज क्या है पोल्यूशन?
defined as an addition or excessive addition of certain materials, कहाँ पे, to the physical environment, वाटर में, एयर में, लैंड में, मेकिंग इट लेस फिट और अनफिट फॉर लाइफ। भाई अगर मैं एयर की बात करूं, आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनिएगा आप। कार्बन डाइऑक्साइड अगर जब तक वो अपने नॉर्मल लेवल पे है वो कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, लेकिन जब ये एक्सेसिव हो जाएगा इट विल बिहेव एज क्वांटिटेटिव पॉल्यूशन, फिर वो पॉल्यूटेंट्स की तरह बर्ताव करेगा। आइए इन बातों को और समझते हैं गाइस। सो पॉल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एयर तो एयर पॉल्यूशन, वाटर तो वाटर पॉल्यूशन, लैंड तो सॉइल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक, दैट मे, कैन एंड विल, जाहिर सी बात है, एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ और दैट ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन, उस रीजन में, उस इकोसिस्टम में, उस एरिया में जो लिविंग स्पीसीज रह रही हैं। दैट विल अफेक्ट आवर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, अफेक्ट आवर सोशियो कल्चरल लाइफ, वो उसे प्रभावित कर रहा है। आइए इन बातों को और समझते हैं। क्वेश्चन इज पॉल्यूटेंट्स क्या है? ऑल मटेरियल्स और फैक्टर्स which causes adverse effect on natural quality of any component of the environment। materials और factors जो adverse effect cause कर रहे हैं on the natural quality of any component of environment, आप उसे pollutants बोलते हो। For example, smoke from industries, automobiles, chemicals from factories, radioactive substances from nuclear plants, sewages of houses, and discarded household articles are common pollutants। ये आपको आम तौर पे कॉमन पॉल्यूटेंट्स दिख रही हैं। गाइस अब आप on the basis of form in which they persist, on the basis of form in which they are released in the environment, primary pollutants वो हैं which are freshly added to the environment, जिस फॉर्म में वो रिलीज हुई आप उन्हें प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोल रहे हो। और जब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, जब उनमें चेंजेस होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, तो उसे आप क्या बोलोगे? दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। गाइस डीडीटी नाम लूंगा आगे जब मैं डील करूंगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बायो मैग्निफिकेशन। आगे मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन, इसमें क्या डिफरेंस है बायो मैग्निफिकेशन में, बायो एक्यूमुलेशन में और बायो कंसंट्रेशन में। ठीक, आखिर जब डीडीटी का कंसंट्रेशन एक गिवन पोषण स्तर, एक गिवन ट्रॉफिक लेवल में बढ़ेगा तो आप उसे क्या बोलोगे? और जब वो अलोंग द ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा तो आप उसे क्या बोलोगे? ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स दे आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बीच इंटरेक्शन हुआ और इनकी फॉर्मेशन हुई। फॉर एग्जाम्पल
PAN per oxyacetylnitrate is formed by interaction between nitrogen oxides and hydrocarbons. आगे जब मैं डील करूंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन गाइस आपके लिए एक सवाल है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि PAN पर ऑक्सीएसिटिलाइट्रेट किसका कंपोनेंट है। आपके पास दो विकल्प हैं, लंदन टाइप ऑफ स्मॉग, ये लंदन टाइप ऑफ स्मॉग का कंपोनेंट है। दूसरा लॉस एंजल्स टाइप ऑफ स्मॉग, अभी थोड़ी देर में डील करूंगा। ये लंदन टाइप ऑफ स्मॉग का कंपोनेंट है या लॉस एंजल्स टाइप ऑफ स्मॉग का कंपोनेंट है। तो गाइस आपको आंसर करना है कि किसका कंपोनेंट है, लंदन टाइप ऑफ स्मॉग और लॉस एंजल्स टाइप ऑफ स्मॉग। आइए इन बातों को और समझते हैं गाइस। तो जो पॉल्यूटेंट्स फ्रेशली इजेक्ट हुए एटमॉस्फेयर में, आप उन्हें प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलते हो। जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई, चेंजेस हुई, आप उन्हें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हो। क्लियर? अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, कि नेचर में वो कैसे मौजूद हैं, है ना, उस कितनी कंसंट्रेशन पे मौजूद है वो, आप इन्हें डिवाइड कर रहे हो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक? सो these occur in nature and becomes pollutant when their concentration reaches beyond a threshold level. Carbon dioxide, nitrogen oxide. Qualitative pollutants, these do not occur in nature and are man-made. Fungicide, herbicide, DDT, ठीक, चूंकि मैन मेड है और एक तरफ जब फ्रेशली इजेक्ट हो रहा है, आप इसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोल रहे हो। क्लियर? कई बार आप पॉल्यूटेंट्स को उसके नेचर ऑफ डिस्पोजल के आधार पर डिवाइड करते हो। गाइस अगर मैं डिस्पोजल की बात करूं, आप ध्यान सुनिएगा और कमेंट में लिखिएगा। एग्जाम्पल मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, अगर कोई वेस्ट, कोई पॉल्यूटेंट माइक्रोबियल एक्शन, बैक्टीरियाओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, कवकों के द्वारा, फंजाई के द्वारा, अगर माइक्रोबियल एक्शन से अगर इनका डिग्रेडेशन हो जा रहा है, ठीक, तो आप उसे बोल रहे हो ए बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलोगे आप, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, जब उनका प्रॉपर डिस्पोजल हो जाए। क्या आप मुझे, क्या सीवेज को आप बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल में डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हो। क्लियर? आइए इन बातों को और समझते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ डिस्पोजल, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कौन है? विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन, फॉर एग्जाम्पल सीवेज। नॉन बायो में कौन है? विच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन, प्लास्टिक्स, ग्लास, सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो प्रॉपर डिग्रेड नहीं हो पाई। गाइस आपके लिए एक सवाल है, आप सोचना, आगे मैं आपसे एक सेशन लूंगा, हाउ शुड नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी बी डेवलप्ड। आप इसे कैसे करने वाले हो, नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज इन नेचर, प्राइमरी और सेकेंडरी, on the basis of amount, quantitative or qualitative, on the basis of nature of disposal, biodegradable or non biodegradable, साथ साथ रिवाइज, लर्न, मेमोराइज और इंटरेक्ट सब करते जाएं।
गाइस, क्या आप इसे ओरिजिन के आधार पर बांट सकते हो? क्या आप पॉल्यूटेंट्स को ओरिजिन के आधार पर नहीं बांट सकते? क्या इनकी ओरिजिन नेचुरल है या इनकी ओरिजिन एंथ्रोपोजेनिक है, मानव द्वारा जनित है? गाइस, सो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, मुझे आप दो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स के नाम और दो मानव द्वारा जनित ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट्स के नाम बताएं। टू नेचुरल एंड टू एंथ्रोपोजेनिक। मुझे आप पॉल्यूटेंट्स के नाम बताएं, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। क्लियर? आइए गाइस देखते हैं। एक गाइस सिंपल सा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कैन यू टेल मी मिनिमम 5 कॉजेस? गाइस, जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना सीखोगे। द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। क्या मुझे आप 5 कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन, मुझे आप बता सकते हो? 5 कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन। क्या आप मुझे 5 कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन बता सकते हो? फाइन गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स में आपने वॉल्केनिक एरोसॉल, वॉल्केनिक डस्ट, है ना, डस्ट वगैरह, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह, सॉल्ट स्प्रेस के थ्रू। एंथ्रोपोजेनिक में फ्लाई ऐश, कोल ऐश, ब्लैक कार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। और अगर मैं कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन को रिकॉल करूं, तो क्या आपको कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन में 5 याद आ रहा है? गाइस, सबसे बड़ी समस्या क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। एक ह्यूज गैप का होना, इसके बीच में रिसोर्सेस की डिमांड और उसके सप्लाई के बीच में। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा। क्या करेंगे आप? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड अर्बेनाइजेशन, फॉरेस्ट का कट होना, कार्बन सिंक का डिस्ट्रॉय होना, लैंड यूज चेंज होना, अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉटेशन ऑफ नेचर, फॉरेस्ट फायर, रेडियो एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शंस, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये सब के सब इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं ऑफ पोल्यूशन। आइए इस पे गौर फरमाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बार बार समझाया है कि जब मैं कोई टॉपिक लेता हूं, ऑलवेज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च। और मैं मान के चलता हूं कि अगर किसी ने कभी पॉल्यूशन नहीं पढ़ा, देखा आपने टर्म कहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां से स्टार्ट किया और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉटेशन ऑफ नेचर, फॉरेस्ट फायर्स, रेडियो एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शंस, स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी, ये सब महत्वपूर्ण कारण हैं, कॉजेस हैं ऑफ पॉल्यूशन। मैंने बिल्कुल जनरलाइज पूछा है। गाइस, जब तक पेड़ मौजूद हैं, ध्यान सुनना, जब तक पेड़ उपलब्ध है, एक तरफ ये आपके एयर को प्यूरिफाई कर रही हैं। कैसे? इनके पत्तियों के ऊपर, लीव्स के सरफेस पे जो माइन्यूट पोर्स हैं, जिसे आप स्टोमेटा बोलते हो, इस स्टोमेटा के थ्रू CO2 का इनफ्लक्स,
CO2 ग्लूकोज के फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल्स की फोटो ऑक्सीडेशन हो रही है। ध्यान सुनेंगे, फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन होंगी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जिसकी खोज रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने की, और एक ट्रिक दूंगा, लाइट रिएक्शन की खोज रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने की। आपको याद कराने का ट्रिक याद है, बचपन में आपने सीनरीज ड्रॉ की थी, पहाड़ बनाए थे, ये बना दी पहाड़, ये बहा दी नदियां, ये उड़ा दी चिड़ियां, और झमाझम नाव, और ये आप बैठे हो साथ में, ये कौन, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये बना घर, ये बना पेड़, याद करिए। और इन पहाड़ों के बीच से लाइट निकल रहा है, हिल्स के बीच से लाइट इज कमिंग थ्रू हिल्स, लाइट इज कमिंग थ्रू हिल्स, लाइट रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल। याद रहेगा, लाइट रिएक्शन, लाइट इज कमिंग थ्रू हिल, लाइट रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल। इमोशनल नहीं होंगे। अभी मैं एक लाइन आपसे बोलूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भावुक नहीं होंगे। काले आदमी ने अंधेरे रिएक्शन की खोज की, मतलब ब्लैक मैन ने डार्क रिएक्शन की खोज की। सो डार्क रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैक मैन। रॉबर्ट हिल लाइट रिएक्शन, ब्लैक मैन डार्क रिएक्शन। क्या इतनी बात हमें समझ में आ रही है? आइए बातों को और आगे बढ़ाते हैं। सो फॉरेस्ट इज अ बिग कार्बन सिंक। अगर आप चाहते हो कि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो तो फॉरेस्ट्री, रीफॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन इज, एयर पोल्यूशन क्यों बढ़ गया? बाय इंक्रीजिंग ट्रैफिक, बट ऑब्वियस, ग्रोइंग सिटीज, बट ऑब्वियस, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आपको 4 डेवलपमेंट चुनने हो तो आप इन 4 को चुन रहे हो। द प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर ऑफ वन और मोर कॉन्टामिनेंट्स in such quality and for such duration as it is injurious or tend to be injurious to human health or welfare of plant और animal life, सबके लिए। भाई अगर एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ज़्यादा होंगी, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होंगी, एसिडिक कंपोनेंट ज़्यादा होंगी, तो सारे केस में दे आर कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट। सवाल ये बनता है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वायु प्रदूषण क्या है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, आप वायु प्रदूषण से क्या समझते हो? मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे इट इज कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर। कैसे? बाय डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। अगर मैं इस चिमनी की बात करूं तो ये चिमनी नंबर ऑफ, बात करूंगा अभी, नंबर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है। कितनी हेल्थ प्रॉब्लम, डैमेज टू प्रॉपर्टी, डैमेज टू एनवायरमेंट और कॉजेस क्लाइमेट चेंज, सारी चीजों में ये नुकसान पहुंचाने वाला है। सो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं व्हाट इज एयर पोल्यूशन, तो आप बता दोगे इट इज कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस।
and it can cause health problem, damage the environment, property and climate change। ये करने वाला है। ताजमहल का मार्बल कैंसर याद है? अगर मथुरा रिफाइनरी न होती तो ताजमहल को मार्बल कैंसर न हुआ होता। आइए गाइस, बातों को और बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप कुछ मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स के नाम बता दें। गाइस, नाउ बी अल्ट्रा अटेंटिव। आप जितने एग्जाम्स देते हो यहां से बेसिक क्वेश्चन आपके या तो स्ट्रेट पूछी जाएगी या आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट यहां से होंगी, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? कलरलेस, ऑर्डरलेस। स्कूल डेज की केमिस्ट्री की क्लास आपको याद आएंगी। कैसे बना? इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, वुड। अगर इनका इनकम्प्लीट कंबस्शन हुआ, it is also produced from combustion of natural and synthetic products। भाई अगर सपोज गाइस, मैं ये पर्सनल सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, अगर सपोज आपके ग्रुप में कोई लड़का है, कोई लड़की है, आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो स्मोक करता है या करती है और आप साथ रहते हो या रहती हो, ठीक, आप सामने वाले ने स्मोक किया, एक्सहेल किया, जो एयर ब्रीथ आउट किया, उस एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन, CO की कंसंट्रेशन हाई है। बहुत ध्यान से सुनना, आपको मैं रिसर्च लेवल की बातें लाइट मूड में बता रहा हूं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मेरे प्यारे दोस्तों, स्पष्ट बात है, आप स्मोक नहीं करते, आपका फेफड़ा बिल्कुल दुरुस्त है। क्या आपको मालूम है आपके फेफड़ों में गुब्बारे हैं? इस गुब्बारों को बोलते एल्वियोलाई, ALVEOLI। जिनके गुब्बारे जितने फूले फूले, उनका लंग्स उतना विकसित, वो उतना ही एयर को इनहेल करेंगे, उस एयर का ऑक्सीजन उनके ब्लड में गैसेस एक्सचेंज के थ्रू जाएगा और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? यस और नो, लेट मी नो। क्लियर? आइए और समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके बॉडी में आया, ठीक, क्योंकि बगल में थे आप, आपने इनहेल किया। कार्बन मोनोऑक्साइड की टेंडेंसी हीमोग्लोबिन से कंबाइन करने की कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 200 गुना ज्यादा है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। जितने आपके ब्लड में CO ज्यादा पहुंचेगा, उतनी ऑक्सीजन की कमी होगी। रिपीट कर रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड की टेंडेंसी, रिपीट कर रहा हूं गाइस, ध्यान सुनना, हीमोग्लोबिन से कंबाइन करने की ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना से ज्यादा है। अगर आप बगल में खड़े होके पैसिव स्मोकिंग ना कर रहे होते तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बेहतर होती, लेकिन उनके द्वारा, आपके फ्रेंड के द्वारा ब्रीथ आउट किया हुआ एयर, उसका कार्बन मोनोऑक्साइड आपने इनहेल किया, आपके फेफड़ों में पहुंचा,
ब्लड में पहुंचा, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घटी। एक रिपोर्ट है, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा अदरवाइज बायोलॉजिकल हो जाएगा। इट कॉजेज मल्टीपल डैमेज टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। सिंपल शब्दों में, लोअर्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट एंटर्स इनटू आवर ब्लड। क्या होगी? आपकी रिफ्लेक्स स्लो होंगी, कंफ्यूज हो जाओगे, स्लीपी फील करोगे। ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, CO2, little oxygen is available, 2% lighter, flammable, yes, cannot be smelled or seen, toxic to all life at 50 ppm, very harmful। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, ये आपकी लंग्स को डैमेज कर रहा है। गाइस, बहुत जल्दी ही मैं लाइफ साइंसेस के सेशंस लॉन्च करने वाला हूं और हम लोग झमाझम करेंगे सेशंस। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन इज, आखिर हम ग्रीन हाउस गैस से क्या समझें? आगे जब मैं गाइस इसी चैनल पे इसी सीरीज में डील करूंगा क्लाइमेट चेंज। ठीक, जस्ट मिनट, ये क्या हो गया? ओके गाइस, तो डील करूंगा क्लाइमेट चेंज। और फिर मैं आपसे बात करूंगा इसके नेचुरल कॉजेस, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, और फिर हम समझेंगे इनका इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के पॉजिटिव कॉजेस, पॉजिटिव इफेक्ट, इनके नेगेटिव इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत कुछ पढ़ने वाले हो आप। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ऑन लैंड, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, इसका इफेक्ट इन द कोस्टल एरियाज, ये सब हम समझने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। अभी सिंपल शब्दों में, वे सारे सब्सटेंस, वे सारे गैस, ध्यान सुनना, जो सन से आते हुए शॉर्ट वेव्स को, इनसोलेशन को, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को जाने देंगी, उनके लिए ट्रांसपेरेंट होंगी, लेकिन लॉन्ग वेव्स, बैक रेडिएशंस जो पृथ्वी की सतह से एमिट हो रही हैं, उनको एब्जॉर्ब करेंगी, दीर्घ किरणों को न जाने देंगी, उनको एब्जॉर्ब करेंगी। आप उन्हें ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस कहते हो। ध्यान से सुनना, CO2 एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। इसका मतलब CO2 सन से आने वाली शॉर्ट वेव्स को, लघु किरणों को जाने देंगी, लेकिन जब ये शॉर्ट वेव्स पृथ्वी की सतह पर टकराएंगी, एब्जॉर्ब होंगी और अर्थ सरफेस इनको एमिट करेगा लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में, तो उनको ये एब्जॉर्ब करेंगी और अर्थ के सरफेस की वार्मिंग के लिए, लोअर एटमॉस्फेयर के वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होंगी। यानी हमारा पृथ्वी का वायुमंडल ऊपर के बजाय लोअर सरफेस के थ्रू हीट होती है। इट स्टॉप्स लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ किरणों को, फ्रॉम escaping and thereby trapping heat
and raising Earth's temperature. Majority of the total greenhouse effect on Earth is because of carbon dioxide. The atmospheric content of CO2 has increased from 180 ppm 1801 में to 360 ppm in 2005 और ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तभी ये बर्ताव कर रहा है एज ए क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। अब अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बिडेन साहब आए हैं, अब वो क्लाइमेट चेंज को मानने को तैयार है। आखिर इस CO2 के बढ़ते हुए कंसंट्रेशन का मुख्य कारण क्या है? ये देखिए आप कैसे CO2 बढ़ते जा रहा है, 5 के बाद भी और बढ़ते बढ़ते कैसे सी ये 400 के लेवल को टच कर रहा है। सी हाउ इट इज इंक्रीजिंग कैसे बढ़ते जा रहा है। क्रॉस 385 2009 में और आगे गया। ठीक, हाउ इट इज क्रॉसिंग क्लियर। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधनों का जलना मानव द्वारा जनित कारणों में एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर गाइस यही मैं आपको समझा रहा था, मैंने आपसे कहा ना आज सब कुछ एक साथ होगा। लेट्स रिवाइज भी, लेट्स लर्न भी, लेट्स मेमोराइज भी। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक, क्या आप तैयार हो? यस और नो, लेट मी नो। क्या आप रेडी हो? यस और नो, लेट मी नो। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, अगर मैं CO2 की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। इट इज प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस एमिटेड as a result of human activity such as burning of coal, oil and natural gases। ध्यान से सुनना, मैंने पीछे आपको प्रकाश संश्लेषण की बात की है। फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन होगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। 1 is and 2 is। मेरे प्यारे दोस्तों, जितना इंटरेक्ट करोगे उतना सीखोगे। द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। सेकेंड इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की खोज रॉबर्ट हिल ने की, बताया। अंधेरे रिएक्शन की खोज काले आदमी ने की, डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन। क्या आपको ये पूरा याद आ रहा है? अगर मैं जनरलाइज बात करूं, मैंने इसी चैनल में इसी सीरीज में कॉनिफरस बायोम, टैगा बायोम वाले टॉपिक में आपको बताया था, याद करिए क्या बताया था कि सारे प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस लाइट में मैक्सिमम होगी, लेकिन टैगा बायोम में, कॉनिफरस बायोम में इस लाइट में मैक्सिमम होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास एक सुनहरा मौका है अपने बेस को इंप्रूव करने का, कंसेप्ट बिल्डिंग का और डायनेमिक पार्ट्स का मेरे साथ मिलके जोड़ने का। In all plants, in which light, please do write in comment section। कौन से लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है? क्लियर? और
कॉनिफरस बायोम में, टैगा बायोम में कौन सी लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहां मैक्सिमम होंगी? फाइन, इन ऑल प्लांट्स मैक्सिमम इन रेड followed by blue and then yellow, minimum in green। लेकिन टैगा बायोम एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। कॉनिफरस बायोम एक अपवाद है। इनके वैक्सीन निडल्स में कैरोटिनॉइड्स हैं, अनआइडेंटिफाइड कुछ पिगमेंट्स हैं जो एक्सेसिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और इनमें फोटो इनहिबिशन कम होता है और इस कदर मैक्सिमम रेट इज इन ब्लू लाइट। ब्लू लाइट में इनका रेट मैक्सिमम है, याद रखेंगे। ठीक, आइए गाइस, और कौन कौन से स्रोत हैं? बिल्कुल स्पष्ट मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेशन बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। आप इनहेल करते हो तो लेते हो ऑक्सीजन, ब्रीद आउट करते हो तो छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण, पीछे मैंने समझाया आपको, नहीं रहेगा पेड़ तो कैसे होगा फोटोसिंथेसिस, तो कैसे होगा कार्बन सिंक, और जब नहीं हो पाएगा कार्बन सिंक तो बढ़ जाएगी कार्बन की कंसंट्रेशन CO2। फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज प्रैक्टिसेस, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज 38% ऑफ मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो CO2 को कंट्रीब्यूट करती हैं। आइए जरा इन प्रोसेसेस को और देखते हैं गाइस, ठीक, और फिर अगले पॉलिटिक्स पाएंगे। सेवरल प्रोसेसेस आल्सो प्रोड्यूस carbon dioxide emissions through chemical reactions that do not involve combustion. For example, production and consumption of mineral products such as cement, production of metals such as iron and steel, production of chemicals, ये भी responsible है for release in the atmosphere। My dear friends, आप मुझे बताएं, किसकी ऑक्सीजन के साथ, जस्ट मिनट जरा जल ग्रहण कर लूं। मेरे फ्रेंड्स, आप बताएं, हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी किसके साथ कंबाइन करने की ज्यादा है? कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन? ये आप देख रहे हैं कैसे औद्योगिक क्रांति के बाद कंसंट्रेशन बढ़ा। निर्वनीकरण, नहीं रहेगा कार्बन सिंक तो बढ़ जाएगा बट ऑब्वियस CO2 का कंसंट्रेशन। सो गाइस, आइए अब बात करेंगे लेड के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स। आगे मैं एक पूरा कंप्लीट सेशन लूंगा। मैकेनिज्म ऑफ ओजोन फॉर्मेशन, मोलिना की मैकेनिज्म, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो ओजोन डिप्लीशन को एक्सप्लेन करती हैं, मैं उनकी चर्चा, उनकी बात भी आपसे करूंगा। क्लियर? लेड की बात हो रही है गाइस। लेड इज प्रेजेंट इन पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज, पेंट्स, हेयर डाई प्रोडक्ट्स। लेड अफेक्ट्स चिल्ड्रेंस, खास तौर से अगर मैं बात करूं तो ये उनके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, हार्मफुल है। डैमेजेस एंड कॉजेस प्रॉब्लम ऑफ डाइजेशन, ये डाइजेशन की प्रॉब्लम को भी कॉज कर रहा है। और गाइस, ऐसा देखा गया है कि एक्सट्रीम केस में इट कैन कॉज कैंसर एज वेल। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक गाइस। पीछे मैंने आपसे नाम लिया था PAN का, आज ही इसी सेशन में। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो PAN
एक बार और पूछूंगा आपसे, जब मैं स्मॉग वाले टॉपिक पे आऊंगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पैन स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या आप बता सकते हो PAN, पैन स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्लियर? माय फ्रेंड्स, आइए इन बातों को और समझते हैं। ओजोन, अगर मैं ओजोन की बात करूं, ओजोन ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन O3, faintly blue in color, faintly blue in color, present in both क्षोभ विक्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर एंड समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, प्रेजेंट इन बोथ ट्रोपो एंड स्ट्रेटो, ये दोनों जगह मौजूद है। ठीक, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर, आप इसे लो ओजोन, आप इसे टॉक्सिक ओजोन, आप इसे निगेटिव ओजोन बोलते हो। ये ग्रीन हाउस गैस है, लोकलाइज इन डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। जब ये स्ट्रेटो में मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर, जिसकी मोटाई को, थिकनेस को आप मापते हो इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट, DOBSON, डॉप्सन यूनिट। ये ओजोनोस्फेयर हमें जो समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। आगे, क्योंकि आज जब मैं क्लाइमेट चेंज वगैरह पे आऊंगा, आगे मैं आपसे इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। क्लियर माय फ्रेंड्स? आगे बात होगी ओजोन होल की, पोलर वॉर्टेक्स थ्योरी की। डिस्कशन करेंगे आपसे हम कि कैसे ये ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर में है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल स्मॉग, एमिशंस फ्रॉम ट्रैफिक, आपके आंखों में जलन और इंसान की प्रतिरोधक क्षमता निमोनिया और कोल्ड से कम कर देता है। ओ माय गॉड, आंखों में जलन, इचिंग, रेजिस्टेंस का कम होना, आप समझ सकते हो इस कोविड के फेज के दौरान ये कितना नुकसानदायक है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस बात को समझने की सख्त जरूरत है। माय फ्रेंड्स, आज हम सारे इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स को वन बाय वन डील करेंगे। अगली बात होगी नाइट्रस ऑक्साइड की। क्लियर? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज आर मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन emission, how it is causing itching of eyes, burning of eyes, how lowers resistance to cold and pneumonia, कैसे ये कर रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, third most abundant well mixed greenhouse gas after carbon dioxide and methane, naturally present in the atmosphere। कैसे भाई? नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू कई सारी ऐसी बैक्टीरिया हैं सॉइल में
जो नाइट्रोजन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या आपने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एमोनीफाइंग बैक्टीरिया, कुछ ऐसे नाम सुने हैं? आपके पास दो ही विकल्प है, यस और नो। माय फ्रेंड्स, अगर मैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस की बात करूं तो बायोमास बर्निंग, फॉसिल फ्यूल कंबस्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। अभी हम इसके नेचुरल और मैन मेड सोर्सेस को फिर रिकैप करने वाले हैं। भाई आप मुझे बताएं, क्या आपने नीम कोटेड यूरिया के बारे में सुना या पढ़ा है? अगर किसान नीम कोटेड यूरिया ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो क्या इससे एटमॉस्फेयर में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है? आपको इस बात को समझने की जरूरत है। My dear friends, have a look on screen. Sources, natural sources, mainly from bacteria breaking down in soil and ocean. वॉल्केनिज्म होगी, ज्वालामुखी होगा, लोग झमाझम दुखी होंगे, वहां भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होगा। लाइटनिंग होगी, थंडरस्टॉर्म होगा, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, वहां भी NOx की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? अगर मैं मानव द्वारा जनित की बात करूं तो कृषि एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड इज एमिटेड when people add nitrogen to the soil through use of synthetic fertilizers. Guys, इतनी सॉइल हेल्थ कार्ड के आने के बावजूद, इतनी सॉइल हेल्थ कार्ड के आने के बावजूद, इतने गवर्नमेंट की स्कीम्स चलने के बावजूद अभी भी हमारे फार्मर्स में अवेयरनेस की घनघोर कमी है। Nitrous oxide is also emitted during breakdown of nitrogen in livestock manure and urine. So पशुपालन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को, नाइट्रस ऑक्साइड को एमिट कर रहा है। इंडस्ट्रीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ट्रैफिक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। is also produced as a byproduct during production of nitric acid. जिस नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल आपने किया in making of commercial fertilizer, in production of adipic acid. ध्यान सुनना गाइस, अगर मैं इस लेवल की गहराई तक जाऊंगा तो ही आपके सवाल सॉल्व होंगे। Adipic acid is used to make fibers like nylon and other synthetic products. Sources बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होती हैं, बुक से पढ़ोगे नींद खूब आती है। आपके पास बेहतरीन मौका है, आप मेरे साथ बने रहें और इसे ध्यान से सुने। क्वेश्चन इज, आखिर एटमॉस्फेयर से क्या ये कम हो सकता है? Nitrous oxide. Removal of nitrous oxide is from the atmosphere when it is absorbed by some bacteria or destroyed by UV radiations to chemical reactions. तो इसका होगा प्रॉपर रिमूवल। गाइस सोचिए आप, ये NOx कितना हार्मफुल है, तब से मैं समय क्यों दे रहा था। ध्यान सुनना, एक तरफ ये धूम कोहरा, स्मोक प्लस फॉग बराबर स्मॉग,
उसमें एक टाइप ऑफ स्मॉग जिसे आप बोलते हो फोटोकेमिकल स्मॉग, पीसीएस, इसका कंपोनेंट है। दूसरी तरफ जब तक ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ड्राई फॉर्म में रहेगा, गाइस बहुत ध्यान सुनना, जब तक ये ड्राई फॉर्म में रहेगा ये कॉज करेगा ड्राई डिपोजिशन, और इसीलिए एसिड प्रेसिपिटेशन, ड्राई एसिड कंपोनेंट आर मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू वेट। ठीक, एंड जब ये वाटर के साथ मिक्स होगा तो ये ग्राउंड पे नाइट्रिक एसिड रेन कॉज करेगा। आइए इन बातों को और क्लियर करते हैं। सो इट कैन कॉज स्मॉग, धुमकोहरा, एसिड रेन प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल एंड कोल, मेक्स चिल्ड्रन ससेप्टेबल टू रेस्पिरेटरी डिजीज इन विंटर्स, बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं। गाइस, जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आइए बात करते हैं SPM के बारे में, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में गाइस चर्चा करते हैं। की बात करें तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड इन द एयर। गाइस बहुत ध्यान सुनना, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्ट ऑफ सॉलिड्स इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, डस्ट एंड वेपर, यानी वेपर के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में, डस्ट के फॉर्म में, that can remain suspended for extended period and it is main source of haze, जो visibility को कम करता है, reduces visibility। किसकी बात हो रही है? SPM की बात हो रही है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर की बात हो रही है। जितना ये फाइन होंगी, आप जब ब्रीथ इन करोगे आपके लंग्स में एंटर करेंगी और फिर फाइनली आपके ब्लड में एंटर करेंगी। जब लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगा एंड इट विल कॉज लंग्स डिजीज, इट विल कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, इट विल कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये ऐसी समस्याएं कॉज करेंगी। आइए बातों को और समझते हैं। तो जितनी ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स फाइन साइज की होंगी, ठीक, चाहे वो स्मोक के फॉर्म में हो, डस्ट के फॉर्म में हो, वेपर के फॉर्म में हो, उतनी ज्यादा देर तक ये एटमॉस्फेयर में रिटेन करेंगी और जब आप ब्रीथ इन करोगे इट विल कॉज प्रॉब्लम। द फाइनर ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन ब्रीथेड इन कैन लॉज इन आवर लंग्स and can causes lungs damage and respiratory problems। ये हमें ऐसी समस्याएं कॉज करती हैं। देखिए आप गाइस बहुत ध्यान से सुनना, जितना आपका लंग्स डेवलप्ड है, आप एयर को इनहेल कर रहे हो, ये देखो ऑलवेज नाक से सांस लेना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। फाइन, इनहेल करो, ये अंदर आई अंदर आई अंदर आई, इससे आप बोलते हो ट्रेकिया। ब्रांचिंग हुई, फाइन फाइन एल्वलाई, जितनी फाइनर आपकी एल्वलाई हैं उतना इफेक्टिव यहां गैसेस एक्सचेंज होगा। फाइन डस्ट पार्टिकुलेट मैटर्स भी यहां पे आई, कुछ फाइनल कंपोनेंट्स भी आई, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आए। लंग्स से एल्वलाई के सरफेस पर जब गैसेस एक्सचेंज हुई तो ब्लड में गए और ब्लड से पूरे बॉडी में गए और इस कदर ये डिजीज कॉज कर रहे हैं। कार्डियो हार्ट वेस्कुलर डिजीज, लंग्स डिसऑर्डर, एस्थमा का होना
एम्फिज्मा का होना, वेरियस टाइप ऑफ निमोनिया का होना, तो ये गाइस आपको दिख रहा है, ठीक। सो न्यूमोकोकल डिजीज का होना, लंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इस कोविड डेज में हम सबको अपने लंग्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, मेनली इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स मर्क्यूरी के भी ग्रेट सोर्स हैं। सम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज प्रोडक्शन ऑफ पेपर, smelting of metals also produces sulfur dioxide. Guys, oxide of nitrogen, nitrous oxide, एक ठीक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का, लॉस एंजल्स टाइप ऑफ स्मोक का, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का, कंपोनेंट है एसिड रेन का। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कंपोनेंट है, देखिए किसका, क्लासिकल स्मोक का। अभी आगे पूछूंगा, ध्यान सुनेगा। ऑल्सो कॉल्ड लंडन टाइप ऑफ स्मॉग, ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग टाइप ऑफ स्मॉग। और ये जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ मिक्स होगा, इट विल कॉज सल्फ्यूरिक एसिड रेन। ये सल्फ्यूरिक एसिड रेन कॉज करेगा माय डियर फ्रेंड्स। सल्फर डाइऑक्साइड्स के लीड टू लंग्स डिजीज, बट ऑब्वियस, तो ये भी लंग्स डिजीज कॉज कर रही हैं। गाइस बहुत ध्यान सुनेगा, जब तक ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ड्राई फॉर्म में होंगी, ये कॉज करेंगी ग्रीन हाउस इफेक्ट, बर्ताव करेंगी एज ग्रीन हाउस गैस। बहुत ध्यान सुनना, जब ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ मिक्स होंगी, ये कॉज करेंगी नाइट्रिक एसिड रेन, सल्फ्यूरिक एसिड रेन। जब ये अपर एयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के थ्रू ये स्ट्रेटो में एंटर करेंगी, वहां जाके ये गुड ओजोन, पॉजिटिव ओजोन और प्रोटेक्टिव ओजोन की डिप्लीशन कॉज करेंगी, एंड इट विल कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन। क्लियर? आइए इन बातों को और समझते हैं। व्हाट आर द मेजर ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटर्स? गाइस बहुत स्पष्ट रूप से सुनना, आगे चर्चा होगी आपसे इसी सीरीज में अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। मैं आपसे क्योटो प्रोटोकॉल की बात करूंगा। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत हमने 6 ग्रीन हाउस गैस को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन उस 6 में वाटर वेपर नहीं है। बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे पूरे ग्लोब की बात करूं, तो ग्लोबली पूरे भूमंडल पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज मेजर ग्रीन हाउस गैस, बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन ट्रॉपिकल रीजन, अगर मैं नेचुरल ग्रीन हाउस गैस की बात करूं, नेचुरल की, लेकिन जो क्योटो के द्वारा चिन्हित नहीं है, नॉट रिकॉग्नाइज है, तो वाटर वेपर। अगर मैं ट्रॉपिकल रीजन में ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस की बात करूं, जिनका ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव ज्यादा है, तो आप मीथेन की नाम लोगे, CH4 मीथेन। आप सोचिए कि मीथेन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। आप सोचिए, मैं आपसे बात करता हूं माय फ्रेंड्स। सो वाटर वेपर इज द बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड ह्यूमंस आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। क्यों भाई? सन की रेज ट्रॉपिकल रीजन में वर्टिकल फॉल करेंगी, फ्रॉम एक्सपोज्ड वाटर बॉडीज ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा, और इन वाटर वेपर के पास टेंडेंसी है कि वो
दीर्घ किरणों को, लॉन्ग वेव्स को, बैक रेडिएशंस को, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। And thus, my dear friends, they are responsible for imparting warming. Clear? CO2 and other greenhouse gases are increasing the amount of water vapor. कैसे? जितनी CO2 और अदर ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगी उतनी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं भूमंडलीय तापन, उतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी या घटेगी। What will be the level of global warming? बढ़ेगी, उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, उतनी इवापोरेशन बढ़ेगी, है ना, उतनी वाटर वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सारे चीजें आपस में लिंक्ड हैं। अगर पूरे ग्लोब का CO2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है तो पूरे ग्लोब का मीथेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड ग्रीन हाउस गैस है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन का मीथेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इसलिए है, ध्यान सुनिएगा, अगर एक CO2 एक लॉन्ग वेव्स को, दीर्घ किरणों को एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक मीथेन 25 to 30, 25 से 30 गुना ज्यादा लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसी कारण से मीथेन की भूमंडलीय तापन की क्षमता ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के ज्यादा होने के कारण भले ही ट्रॉपिकल रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में मीथेन का प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा है। आइए जरा मीथेन पे और प्रकाश डालते हैं। गाइस, आपके लिए एक सवाल है। क्वेश्चन इज, क्या मीथेन के एमिशन के उत्सर्जित के नेचुरल कॉजेस हैं, नेचुरल सोर्सेस हैं? क्या मीथेन के एमिशन के आर्टिफिशियल, मानव द्वारा जनित एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस हैं? क्लियर? क्या मुझे आप दो नेचुरल कॉजेस और दो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस मुझे बता सकते हो? माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। मैं आपके एक एक कमेंट पे प्रकाश डालूंगा। आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने और जवाब दें। आइए देखते हैं। मीथेन इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। Naturally, methane occurs at marshy land, wetland, where anaerobic degradation of organic matter takes place. यहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया होंगी, मिथेनोट्रोपस बैक्टीरियाज होंगी और ये मीथेन को रिलीज कराएंगी धान के खेत, मार्सेस, पैडी फील्ड। जब धान के खेत किसान खेतों में बोएगा तो सॉइल में पानी का जमाव हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, सॉइल में हाइड्रेशन बढ़ा, सॉइल में एरेशन कम हुआ, सॉइल में हाइड्रेशन बढ़ा, एरेशन कम हुआ तो सॉइल में पिछले फसल की गेहूं की जो जड़ है, जो खरपतवार हैं, जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक पदार्थ है, जब इसका एनएरोबिक डिग्रेडेशन होगा, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो वो रिलीज करेगा मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। आइए इन बातों को और समझते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन पैडी फील्ड वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज ट्रैप्ड अंडर वाटर
and anaerobic degradation takes place. Guys, बिल्कुल आपको कंसेप्चुअली एक क्विक रिकॉल करना है इसके नेचुरल सोर्सेस से। आपके पास दो विकल्प है, यस नो, दो चॉइस है। आप मुझे बताइए, क्या टर्माइट्स, दीमक, क्या समुद्र, क्या वॉल्केनो, क्या वाइल्ड फायर, ये कुछ मार्जिन ट्रेसेस ऑफ मीथेन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगी? आपके पास दो विकल्प है, यस और नो। आइए गाइस झमाझम फोकस करते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे बार बार समझाया है, सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आए थे स्टेट। सो वेटलैंड्स आर लार्जेस्ट सोर्स मीथेन का। मिथेनोट्रोपस बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं स्मॉलर सोर्स की बात करूं तो टर्माइट्स, ओशन, सेडिमेंट्स, वॉल्केनोज, वाइल्ड फायर्स, ये आपको नेचुरल सोर्सेस दिख रही हैं। अगर मैं ह्यूमन इंड्यूस की बात करूं, एग्रीकल्चर, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। गाइस बड़ी मजेदार बात है, ध्यान से सुनना मुस्कुराते हुए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आप बहुत ध्यान से सुनना। एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा हूं। क्या आपने कभी गाय भैंस को जुगाली करते हुए CUD, एक ऑफलाइन बैच में मैं लिखवा रहा था, कड च्यूअर, सामने एक बच्चा लिख रहा है CURD, मैंने कहा भाई दही मत कर, CUD कड, कड चीविंग एनिमल, जुगाली करने वाले जानवर। जितने जानवर जुगाली करते हैं उनके पास जो स्टमक है, आपके पास सिंपल स्टमक है, उनके पास कंपाउंड स्टमक है। ध्यान सुनना गाइस, बहुत जल्दी ही मैं YouTube चैनल पे लाइफ साइंसेस बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में t.me/अजीत लाइव में आपको पूरी इसकी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास सिंपल स्टमक है हैविंग 3 पार्ट्स। इन जानवरों के पास, जुगाली करने वाले कट च्यूवर्स के पास कंपाउंड स्टमक है हैविंग 4 चैम्बर्स, और उसमें RUMEN, र्यूमन इज लार्जेस्ट चैम्बर। इसीलिए ऐसे सारे जानवरों को आप बोलते हो र्यूमिनेंट्स, RUMINANTS, रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जानवर। क्लियर? तो ये जब रूमिनेंट्स के स्टमक में मिथेनोट्रोपस बैक्टीरिया होती है, अब ये बात आपके दिमाग में छप जाए, आइए जरा हल्के अंदाज में गंभीर बातों को करते हैं और फिर मैं आपसे एक क्विक रिवीजन कराऊंगा। जब भी हमने गाय और भैंस को घास खाते हुए देखा है, हमने नोटिस किया है जल्दी जल्दी ये घास खा रही है, जैसे अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। कहाँ है इस भैंस का ऑफिस? बागीचे में, सड़कों के किनारे। और जब फुर्सत के क्षणों में अपने दोस्तों के साथ बैठी है, वापस इस घास को निकाला और फाइन फाइन कट च्यू करा, ताकि जितनी सरफेस एरिया बढ़ेगी उतना एंजाइम्स का एक्शन प्रॉपर होगा, उतनी डाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी,
उतनी एसिमिलेशन की क्षमता बढ़ेगी। क्लियर? जुगाली करते वक्त जब हमने जानवरों को देखा है तो हमने ऑब्जर्व किया है इसके चेहरे पे एक खास किस्म का तनाव, एक खास किस्म का स्ट्रेस। इस गाय को स्ट्रेस है कि भाई जो इंसान मुझे इतने प्यार से पाल रहा है, ये लाइट मूड बात हो रही है ताकि आपको याद हो जाए। और जब मैं कट च्यू करती हूं, जुगाली करती हूं, साढ़ भी साथ में, वैसा भी साथ में, तो हम रिलीज करते मीथेन इन द एटमॉस्फेयर, जो इस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। याद रहेगा। इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, लाइव स्टॉक, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। गाइस, अगर इस लेवल की पढ़ाई आप करोगे, कंसेप्ट से क्लैरिटी आपकी होगी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में न बने। आइए रिवाइज करते हैं। सो ह्यूमन इंड्यूस्ड में एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक लाइव स्टॉक, कैटल, बफेलो, शीप, गोट, कैमल, लार्ज अमाउंट एज पार्ट ऑफ नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस। ठीक, आगे और समझते हैं। When animals manure is stored, आपने देखा होगा, ठीक, और मैनेज इन लगून्स और होल्डिंग टैंक्स, मीथेन इज प्रोड्यूस्ड। ये देखो, ये गाय आपसे अंग्रेजी में बात कर रहे, जानती है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, हिंदी नहीं समझते। बता रहे भाई मैं हिंदी बोल रहा हूं, ये बोल रही कि भाई मीथेन रिलीज करना मेरा फॉल्ट नहीं है। ये कुछ वैसे ही है जैसे आप सांस लेते हो तो CO2 रिलीज करना आपका फॉल्ट नहीं है। क्लियर? सो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन इन द एटमॉस्फेयर। गाइस, अगर कहीं पे CFCs लिखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बहुत ध्यान सुनना, जब तक ये CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, लोअर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में मौजूद हैं, ये ग्रीन हाउस में भी कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। और जब ये अपर एयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के थ्रू जब ये एंटर कर जा रही है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वहां जाके ये ओजोन डिप्लीशन का कार्य कर रही हैं। आपके पास स्पष्ट आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल, आगे पढ़ोगे आप डिटेल में, का तात्पर्य ग्रीन हाउस गैसों से है, और वहीं वियना कन्वेंशन के अंतर्गत आने वाला कनाडा का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन नष्टकारी पदार्थों से, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से है। गाइस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन gases are largely manufactured molecules, polymers containing chlorine, fluorine and carbon possessing remarkable heat properties। आइए देखते हैं इस बातों को। My dear friends, many of fluorinated gases have very high global warming potential। भूमंडलीय तापन की क्षमता। बहुत स्पष्ट सुनिएगा, किसी भी ग्रीन हाउस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, भूमंडलीय तापन की क्षमता, दो बातों पर निर्भर करती है। एक, अगर आज हमने रिलीज किया तो कितने वर्षों तक वो वायुमंडल में मौजूद है, उसका जीवन काल, उसका लाइफ स्पैन। ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगी
तो ज्यादा देर तक ग्लोबल वार्मिंग करेंगी। दूसरा, ऑन रेडिएटिव फोर्सिंग, रेडिएटिव फोर्सिंग की बात हो रही है, यानी कितने ज्यादा लॉन्ग वेव्स को ये एब्जॉर्ब कर रही हैं। अगर एक CO2 एक लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी रेडिएटिव फोर्सिंग की वैल्यू 1 है। अगर मीथेन 20 कर रहा है तो उसकी वैल्यू 20 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा भूमंडलीय तापन की क्षमता, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक। फ्लोरिनेटेड गैसेस आर वेल मिक्स इन द एटमॉस्फेयर, स्प्रेडिंग अराउंड आफ्टर देयर एमिशन। आइए देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ए क्विक रिवीजन। गैसेस रिलीज मेनली फ्रॉम एयर कंडीशनिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेशंस। भारत ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया, पढ़ाऊंगा आपको इसी चैप्टर में। ठीक। हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया, इंडिया को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटर्स अवार्ड भी मिला। ठीक। When released in the air, CFCs rises into the stratosphere. अपर एयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस इसे लेकर जा रही हैं और जाके जब ये दूसरे गैसों के साथ ये कांटेक्ट में आ रही हैं, ये रेडिकल्स, क्लोरीन रेडिकल्स, फ्लोरीन रेडिकल्स रिलीज कर रही हैं। ये क्लोरीन और फ्लोरीन रेडिकल्स जब ये O3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ClO रेडिकल, ठीक, यानी O3 का O2 में कन्वर्जन, बहुत सिंपल बता रहा हूं, O3 का O2 में कन्वर्जन ही थिनिंग, ईटिंग और डिप्लीशन ऑफ ओजोन है। मैंने आपसे आज ही कहा कि आगे मैं एक पूरा डिटेल सेशन लूंगा ऑन ओजोन मैकेनिज्म। सोर्सेस की बात हो रही थी, आइए क्विक रिकैप करते हैं। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इंसुलेशन मटेरियल्स, एरोसॉल्स, वे इसके मशहूर सोर्स हैं। है ना मजे की बात, जब 1930 में इसकी खोज हुई, इसे हमने वंडर केमिकल का नाम दिया, नोबेल प्राइज इसकी खोज के लिए दिया गया। एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन में, इंसुलेशन में, प्रोपेलेंट में, एरोसॉल एप्लीकेशन में, सॉल्वेंट में, पैकेजिंग मटेरियल में इसका इस्तेमाल हुआ। किसे मालूम था आगे जाके ये प्रॉब्लम कॉज करेगा, और 1992 तक आते आते हम इसे रोकने की बात करेंगे। ठीक, इन पे सारे बातों पे आगे चर्चा करेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शंस आपको दिख रही हैं, कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्लोरीन एटम रिलीज कर रहा है, और ये क्लोरीन जब O3 से रिएक्ट कर रहा है तो ClO को कन्वर्ट कर रहा है। O3 का O2 में कन्वर्जन ही ओजोन डिप्लीशन है। ठीक, अ सिंगल क्लोरीन एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लीट कर सकता है, हजारों O3 को चेन रिएक्शन के थ्रू O2 में कन्वर्ट कर सकता है, और इस कदर ये एक मैसिव ओजोन डिप्लीशन कॉज कर सकता है। गाइस, सवाल बनता है कि क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? यस, ये इसके अगर मैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करूं, क्या ये ओजोन नष्टकारी पदार्थ, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है? यस। absorb heat in the atmosphere, sending some of the absorbed heat back to the surface of earth, बर्ताव करेगा एज ए ग्रीन हाउस गैस, योगदान देगा भूमंडलीय तापन में और जलवायु परिवर्तन में, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। UV radiation in stratosphere causes CFC molecules to dissociate into free radicals। गाइस, एक बात ध्यान रखना, अभी मैं आपको हल्का फुल्का बता रहा हूं और आगे जाके मैं आपसे खूब झमाझम पूछूंगा।
कौन सी बात? यूवी रेस का योगदान यूवी रेस का योगदान ओजोन के फॉर्मेशन में भी है और ओजोन के डिप्लीशन में भी है। डिफरेंस कम्स इन द वेवलेंथ। ओजोन डिप्लीशन, मैंने आपसे कहा कि आगे सेशन लूंगा, हल्की सी पॉइंट बता दूं। CFC रिलीज rises into ozone layer, UV releases chlorine from CFC। ठीक, क्लोरीन O3 से रिएक्ट कर रहा है, ClO रेडिकल्स बना रहा है, O3 का O2 में कन्वर्जन, ज्यादा यूवी ग्राउंड पे आ रहा है, स्किन कैंसर, फोटो इनहिबिशन, क्लोरोफिल का डैमेज, इस तरह के कार्यों को संपन्न कर रहा है। क्या ओजोन एक नेचुरली अकरिंग गैस है? यस, ओजोन इज नेचुरली अकरिंग गैस फाउंड मेजॉरली इन द स्ट्रेटोस्फेयर, अभी मैंने आपसे बताया था, एंड पार्टली इन द ट्रोपोस्फेयर। पेल ब्लू इन कलर एट द रूम टेम्परेचर, हैविंग अ फ्रेश एंड स्लाइटली शार्प स्मेल। लैब में आपने क्लोरीन स्मेल किया होगा। ठीक, ट्रोपोस्फेयर में कैसे बना? फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कंपाउंड कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। कैसे बना? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का यूवी के प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन से रिएक्शंस हुई और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ओजोन की फॉर्मेशन हुई। गाइस, स्क्रीन पे एक झमाझम मैकेनिज्म आपको दिख रहा है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। मैंने बिल्कुल प्रॉपर डिटेल एनालाइज करके, प्रॉपर कंटेंट पे हार्ड वर्क करके, प्रॉपर पायलेशन करके, एक्यूमुलेशन करके आपके लिए गाइस मैं लेकर आया, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो और आप मेरी बात को प्रॉपर समझ पाए। ओके, आइए गाइस इन बातों को और समझते हैं। CFCs are emitted and reaches the ozone layer, broken down by the UV rays of the sun. Chlorine atoms are released, causes chain reaction, ये O3 को O2 में कन्वर्जन, ClO रेडिकल की फॉर्मेशन। वन क्लोरीन कैन कॉज, रेडिकल कैन कॉज lakhs of thousands of O3 depletion. More UV rays reaches to the ground. Skin cancer, photo damage, loss of productivity, multiple adverse effect ये कॉज कर रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन कौन से मेन कैटेगरीज है फ्लोरीन युक्त फ्लोरिनेटेड गैसेस का, आइए चर्चा करते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs, इससे आप बोलते हो सुपर ग्रीन हाउस गैस। याद रखिएगा, आगे मैं इससे बात करूंगा। किगाली संशोधन, किगाली अमेंडमेंट, युगांडा और रवांडा, अक्टूबर 2016। Amendment to Montreal Protocol is regarding super greenhouse gases, is regarding hydrofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbon, chlorofluorocarbon, perfluorocarbons, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। गाइस, अगर मैं ऑप्शंस बना दूं A, B, C, D और E, आपके लिए एक सवाल है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, आगे तो मैं आपको इसी सीरीज में कराऊंगा, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत A, B, C, D, E में कौन कौन सी गैसें रिकॉग्नाइज्ड हैं? इन 5 में कौन कौन सी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत
आपने ग्रीन हाउस गैस के रूप में इन्हें चिन्हित किया है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। क्लियर गाइस? आपको और स्पष्ट रूप से समझना है इन सब में से किसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, भूमंडलीय तापन की क्षमता सर्वाधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? चूंकि ये थोड़ा टफ था, मैं आपको बता दूं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, इनकी भूमंडलीय तापन की क्षमता ज्यादा है। क्लियर? आइए बातों पे और गौर फरमाते हैं। स्पष्ट रूप से आप मेरी बातों को समझेंगे, सुनेंगे। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज बैड ओजोन, नेगेटिव ओजोन causes damage to living tissues, breakdown of material. Presence of tropospheric ozone is varying from place to place. डिपेंड कर रहा है कितनी वहां पर ट्रैफिक है, कितना इंटेंस सनलाइट है, कितनी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, क्या समर है या विंटर्स है, क्या आफ्टरनून है या मॉर्निंग है, क्या अक्षांश है, क्या मौसम है, कितनी ट्रैफिक है, कितने हाइड्रोकार्बन्स एमिट हो रही हैं। ये सारी बातें स्पष्ट रूप में चर्चा करेंगी, आपको बताएंगी। होप यू गाइज आर फिट एंड फाइन। गाइज आज मैंने कई बार आज के सेशन में आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्मॉग के बारे में चर्चा की, धूम कोहरा के बारे में बातें करी हैं। अब इस टॉपिक को कंसोलिडेट करने का वक्त आ गया है। Have a look on screen. Smog. धूम कोहरा स्मोक प्लस फॉग कैसे दिखता है? देखो आप, माय गॉड, ये आपको धूम कोहरा दिख रहा है, यानी स्मॉग बराबर स्मोक प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग बराबर स्मॉग। मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया कि ये दो तरह की होंगी। गाइस सारी बातें मैं आपको आज ही बता चुका हूं। अब आपका वक्त है इंटरेक्ट करने का। कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक शूट पार्टिकल्स सल्फर डाइऑक्साइड along with fogginess caused by low temperature result in fog. There are two types of smog: classical smog and photochemical smog. देखिए जरा, क्लासिकल को ही आप बोलते हो लंदन टाइप। क्यों भाई? 1952 में सबसे पहले लंदन में देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि उस बेल्ट में जो कोयला मौजूद है उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा है। विंटर्स में रात भर कोयला जला और मॉर्निंग में आपको स्मॉग दिखा, ऑल्सो कॉल्ड सल्फ्यूरस स्मॉग। प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू कोल एमिशन, व्हीकल एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल फायर। बहुत ध्यान से पढ़ना गाइस, ठीक? एटमॉस्फेयर की हाई ह्यूमिडिटी मिक्स हुआ और क्या बना? सल्फ्यूरिक एसिड इन द फॉग ड्रॉपलेट्स। कब बना? मंथ ऑफ विंटर्स। कब? मॉर्निंग आवर। क्यों? टेम्परेचर लो है तो क्या होगा? एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। गाइस आपके लिए एक झमाझम क्वेश्चन है। क्या मुझे आप क्लासिकल स्मॉग के कंपोनेंट्स के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि कौन कौन से कंपोनेंट क्लासिकल स्मॉग के हैं? आपके पास टाइम है 10 सेकेंड्स का। हरी अप गाइस।
hurry up. The more you interact, the more you learn. जितना इंटरेक्ट करोगे उतना सीखोगे. देखिए आप, सल्फर के ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट्स मैटर, सीमेंट डस्ट, कार्बन शूट, ब्लैक कार्बन, मेटेलिक डस्ट एंड अदर्स, ये क्लासिकल स्मॉग के कंपोनेंट हैं. फोटोकेमिकल, दोबारा देख लो आप, सल्फर के ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट्स, सीमेंट डस्ट, कार्बन शूट, ब्लैक कार्बन, मेटेलिक डस्ट एंड अदर्स, फोटोकेमिकल स्मॉग. इसे आप लॉस एंजल्स टाइप ऑफ स्मॉग भी बोलते हो. सबसे पहले लॉस एंजलिस में देखा गया. हमने दिल्ली में, गाइस मुझे याद है, मेट्रो के आने से पहले, सड़कों पे फ्लाईओवर्स बनने से पहले, अब तो बहुत से फ्लाईओवर्स आ गई हैं, दिल्ली में ब्लू लाइन बसें हुआ करती थी. गर्मी का मौसम है, अगर आप यात्रा कर रहे हो, मैं बात अपने स्ट्रगलिंग डेज की बात कर रहा हूं, ठीक. उस दौरान अगर मुझे सपोज साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली जाना है और मैं डीटीसी के बस में बैठा हूं, तब नॉन एसी बसें हुआ करती थी. दोपहर का समय, लंबा जाम. ध्यान सुनना, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं. आंखों में जलन, चेहरे पे खुजली, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ड्राइवर भी इरिटेट हो रहा है और आप सुन रहे हो कि इस वाली बस ने इनको कुचला, रौदा. आम बात थी. गर्मी का मौसम, दोपहर का समय, सनलाइट एबंडेंट, ट्रैफिक का एमिशन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, पैन का बनना, ओजोन का बनना, पैन आंखों में इरिटेशन, जलन, ओजोन इरिटेशन, जलन, सफोकेशन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी. फिर बस के अंदर लड़ाई हो रही, तेरी सीट मेरी सीट, और हो रहा आपस में डैश और डैश. समझ पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो. सो फोटोकेमिकल स्मॉग्स मोस्टली अकर इन अर्बन एरियाज. अब पूरा टॉपिक आपको याद हो गया. क्यों? लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मैंने आपको दिल्ली का एग्जांपल दिया, डज नॉट रिक्वायर स्मोक ऑफ फॉग. यानी वर्ड यहां पे मिस नॉर्मल है. अगर मैं मिस नॉर्मल को एक लाइट अंदाज में सुनाऊं, इमोशनल मत होना. आपके दोस्त का नाम है वीर बहादुर और डरपोक नंबर 1, कुशाग्र डफर, नयन सुख देख नहीं पा रहे. इमोशनल मत होना. मिस नॉर्मल फोटोकेमिकल स्मॉग कोई स्मॉग नहीं है. केमिकल रिएक्शन बिटवीन सनलाइट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन which leaves airborne particles and ground level ozone. आइए इन बातों को और देखते हैं. क्या आप मुझे फोटोकेमिकल स्मॉग्स के कंपोनेंट्स के बारे में लिख सकते हो? What are the components of photochemical smog? Guys, have a look on screen. पूरी गाइस मेहनत के साथ, आप जानते हो मैं आपके लिए पढ़ाने आता हूं, बड़ी लगन के साथ मैं आपको पढ़ाता हूं. आप उतनी लगन से पढ़ें, सीखें और अपनी सफलता को अर्जित करें. सो NOx, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, PAN पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PBN पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, VOCs volatile organic carbon, H2O2 hydrogen peroxide, aldehydes and tropospheric ozone. हमने विस्तृत इसके कंपोनेंट्स की बातें आपसे कर ली है. माय फ्रेंड्स, आखिर फॉर्मेशन इनकी कैसे हुई? टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एयर पोल्यूशन दैट इज a result of interaction of sunlight with certain chemicals of the atmosphere.
और फोटोकेमिकल स्मोक का एक कंपोनेंट ओजोन है, जिसके बारे में मैंने खूब आपसे चर्चा की है, बता दिया आपसे कि ये ओजोन ट्रोपोस्फेयर वाला हार्मफुल है, बता दिया आपको कि ये ग्राउंड लेवल ओजोन है। अगर मैं स्मोक के प्रभाव की बात करूं, ये व्हीकल से रिलीज हुआ है, ये नुकसान पहुंचाएगा, सनलाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये टॉक्सिक ओजोन है, आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम दे रहा है, ये क्लोरोफिल की फोटो ऑक्सीडेशन करा रहा है। स्मोक रेफर्स टू हेजी एयर दैट कॉजेज डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग कंडीशन, combination of various gases with water vapor and dust. Heavy traffic, high temperature, calm winds are the main factors responsible. हमने आपको बता दिया कि कैसे विंटर्स में ये और ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। मेरे फ्रेंड्स, हमें इन बातों को और समझने की जरूरत है। ध्यान से सुनेंगे आप, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आपको सोचना है क्या क्या इफेक्ट होंगे स्मॉग के, धूम कोहरा के प्रभाव। ठीक, सोच लोगे आप। स्क्रीन पे मैंने आपको विजुअल्स दिखा रखा है गाइस। इट हैम्पर्स विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डिक्रीजेस यूवी, डिक्रीजेस विटामिन डी प्रोडक्शन, रिकेट्स का होना, टोक्यो योकोहामा एस्थमा, नाम सुन के मत डरना, एम्फिज्मा, ब्रोंकाइटिस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। जितनी बातें मैंने आपको बताई, आप उन्हें इकट्ठा करें, ओके, आप उन्हें कंपाइल करें, आप उन्हें कंबाइन करें मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, इस कदर आपको सारे पॉइंट्स को रिकॉल करने की सख्त जरूरत है। विंटर्स में विंड स्पीड लो हो गई, स्मोक और फॉग ग्राउंड के पास स्टेगनेंट हो गया, पॉल्यूशन लेवल बढ़ गई। बात करूंगा आपसे कल वाली क्लास में। गाइस, टुमारो सेशन विल बी एट 8 PM, डोंट मिस इट। फाइन। लंबे समय तक सिटी में वो हैंग कर रहा है, ओके गाइस। आने वाली कल वाली क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट करंट एस्पेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। हम कल स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट्स को साथ साथ डील करेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखें, रिवाइज करते रहें। सारी पॉइंट्स मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स वाली बात आपको बता दी है। इफेक्ट कैसे विजिबिलिटी को हैम्पर कर रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर रहा है, ब्रोंकियल डिजीज, यूवी रेडिएशंस, विटामिन डी की प्रोडक्शन कैसे काम हो रही है, कैसे बर्निंग ऑफ आईज, थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, एस्थमा, इन सारी बातों को मैंने आपको झमाझम समझाया है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन गाइस। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर सिंसियर हो, गो फॉर योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। 1 फेब से मैं इंडियन ज्योग्राफी प्लस पे स्टार्ट कर रहा हूं, 1 मार्च से फिजिकल ज्योग्राफी, अप्रैल में एनवायरमेंटल के डायनेमिक टॉपिक्स, 2 साल का पूरी करंट। आप जानते हो 35% मेरे टॉपिक्स का योगदान है जो आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका कोड ऑफ सक्सेस इज अजीत लाइफ, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई। लेट मी नो जैसे आपका सब्सक्रिप्शन हो जाए, 10% डिस्काउंट तो सब देंगे। इंपॉर्टेंट इज पर्सनल मेंटरिंग। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाएं, t.me/Ajit Live, ओके। मेरा व्हाट्सएप नंबर निकाल लें, और आपके मेरे बीच में मैंने कोई बैरियर नहीं रखा है, और आप अपनी क्वेरीज मुझसे गाइस पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। इतनी कड़ी मेहनत, इतने झमाझम क्लासेस, वीडियो को क्या आपने वायरल किया? नहीं? कर लो यार। लाइक किया? नहीं? कर लो यार। लेट्स मेक इट झमाझम। सी यू टुमारो एट गाइस 8 PM। कल आपसे 8 बजे इस इंपल्स सीरीज में झमाझम मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।